हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। आज मैं आप लोगों को इम्फैटिक सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य, यानी उस पे सेंटेंस में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। यानी दबाव किस पर पड़ेगा? भर पर दबाव पड़ता है। अगर किसी सेंटेंस के दूसरे शब्द पर दबाव पड़ता है, वैसे सेंटेंस को हम इम्फैटिक सेंटेंस के अंदर नहीं लाते हैं। वो भी एक जोरदार ही है, लेकिन उसको हम इम्फैटिक सेंटेंस के अंदर नहीं लाते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो जिस सेंटेंस के अंदर V1 होता है, उस सेंटेंस में के वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। डू प्लस V1 लिख देते हैं। अगर सेंटेंस में V5 हो तो डज प्लस V1 लिखते हैं। V2 हो तो डिड प्लस V1 लिख देते हैं। हैव हो तो डू प्लस V1 होते हैं। हैव के बाद और कोई वर्ब नहीं होता है, केवल हैव अकेला आता है सेंटेंस में। उसी सेंटेंस को हम इम्फैटिक बनाते हैं। और हैड सेंटेंस के अंदर अकेला आएगा तो डज प्लस V1 लिखेंगे। हैड अगर अकेला आता है तो हैड प्लस V1 लिखते हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंदर में केवल हैव, हैज या हैड अकेले सेंटेंस के अंदर आएगा, उसी सेंटेंस को हम इस माध्यम से हम इम्फैटिक बनाते हैं। तो अब सबसे पहले इस सेंटेंस को देख लेंगे हम कि केवल मैं ही दूध पीता हूं। इस पर सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। केवल मैं ही दूध पीता हूं, तो ओनली आई ड्रिंक मिल्क। इस सेंटेंस में मैं पर जोर पड़ता है। ऐसे सेंटेंस को हम इम्फैटिक सेंटेंस के अंदर नहीं लाते हैं। दूसरा सेंटेंस में देख रहे हैं कि मैं केवल दूध ही पीता हूं। यहाँ पर दूध पर आपको जोर पड़ रहा है, यानी दूध पर जोर पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंस के अंदर ऐसे सेंटेंस को हम इम्फैटिक सेंटेंसेस नहीं करते हैं, जो ऑब्जेक्ट पर नहीं करते हैं, जो ऑब्जेक्ट पर जोर देता है। इसलिए आई ड्रिंक ओनली मिल्क, यहाँ पर होगा आई ड्रिंक ओनली मिल्क। तीसरा सेंटेंस क्या है? मैं दूध पीता ही तो हूँ। यहाँ पर भर पर जोर पड़ता है। मैं दूध पीता ही तो हूँ, भर पर जोर पड़ता है, भर पर प्रेशर पड़ता है। ऐसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं इम्फैटिक सेंटेंसेस। और बनाते कैसे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आई के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी आई के साथ V1 का, तो आई के साथ V1 होगा, तो जहाँ पर V1 होगा वहाँ पर हम डू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी कोई सेंटेंस होता है तो आई सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो उसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। और जिस सेंटेंस में V1 होगा डू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं आई के बाद डू और तब लिखे हैं V1, यानी ड्रिंक मिल्क। यानी मैं दूध पीता ही तो हूँ, आई डू ड्रिंक मिल्क। इसका हिंदी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं दूध पीता ही तो हूँ, या मैं दूध पीता हूँ। तो आप लोग इम्फैटिक सेंटेंस पहचानना समझ गए होंगे। अब हम लोग उसको बनाना सीखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। जिस सेंटेंस को बनाना होता है इम्फैटिक, उस सेंटेंस को हम कहते हैं नॉन इम्फैटिक। यानी जितने भी साधारण वाक्य होता है, समान वाक्य होता है, जिस सेंटेंस के अंदर भर पर जोर नहीं पड़ता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं नॉन इम्फैटिक सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? नॉन इम्फैटिक सेंटेंसेस, यानी बिना जोर पड़ने वाला सेंटेंस। जिस सेंटेंस के अंदर भर पर जोर नहीं पड़ता है उसको हम नॉन इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। पहला एग्जांपल, दे ड्रिंक मिल्क। वे लोग दूध पीते हैं। इसमें जो है आपका किसी भी शब्द पर यानी भर पर जोर नहीं पड़ा है, अतः यह नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ड्रिंक लिखा हुआ है, यानी V1 है। V1 है तो डू प्लस V1 कर देंगे और बाकी शब्द को हम ज्यों की त्यों रख देंगे। जैसे दे V1 है तो V1 हो तो डू प्लस V1, डू कर दिए और हम ड्रिंक कर दिए। ड्रिंक क्या है? V1 ही है, इसलिए हम ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। इसके बाद मिल्क लिख देंगे। तो दे ड्रिंक मिल्क का इम्फैटिक सेंटेंस हुआ दे डू ड्रिंक मिल्क। इसका हिंदी क्या होता है? वे लोग दूध पीते ही तो हैं।
वे लोग दूध पीते ही तो हैं, दे डू ड्रिंक मिल्क। आपका नॉन इम्फेटिक दे ड्रिंक मिल्क, उसका हिंदी वे लोग दूध पीते हैं, और इसका भी कहते हैं, इनका इम्फेटिक कैसे होगा इसका, दे डू ड्रिंक मिल्क, यानी वे लोग दूध पीते ही तो हैं, यानी इस जोर पर बढ़ता है, भर पर जोर पड़ेगा, उसी के पहले हमने डू लिखा, और हिंदी में भर पर जोर ही पड़ा है। देख लीजिए, वे लोग दूध पीते ही तो हैं, इन भर पर जोर पड़ा है। ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इम्फेटिक सेंटेंसेस। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी राइट्स ए लेटर। यहाँ राइट्स ए लेटर V5 है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं, और आई वी दे और प्लुरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर V5 का प्रयोग किया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, सी V5 जहां रहता है तो क्या करेंगे, डज प्लस V1, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, और राइट्स जो हो गया V1 में बदल जाएगा, यानी हम केवल राइट लिख देंगे, एस हट जाएगा तो V1 हो जाएगा, ए लेटर। तो सी राइट्स ए लेटर का इम्फेटिक क्या हुआ, सी डज राइट ए लेटर, यानी वह पत्र लिखती ही तो है, वह पत्र लिखती ही तो है, ये आपका इम्फेटिक बन गया। तीसरा सेंटेंस, आई गो टू हाउस, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का साधारण वाक्य है, आई गो टू हाउस, आई के साथ V1 का प्रयोग हुआ है, और इसका हिंदी है मैं घर जाता हूँ। ये साधारण वाक्य है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, इसलिए आई के साथ गो का प्रयोग किया गया है। अब इसमें हम इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ V1 है, जहां V1 होता है तो डू प्लस V1 का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी आई डू गो, V1 होगा तो क्या करेंगे, डू प्लस V1, यानी पहले से V1 ही है, इसके पहले हम डू लिख देंगे, तो आई डू गो टू हाउस। अब यहाँ फुल स्टॉप होता है, हिंदी में आपका पूर्ण विराम होता है, और इंग्लिश में फुल स्टॉप। हाँ, तीसरा सेंटेंस का अब हिंदी क्या हुआ, मैं घर जाता ही तो हूं, मैं घर जाता ही तो हूं, यानी आई गो टू हाउस का ना इम्फेटिक सेंटेंस हुआ, आई गो टू हाउस नॉन इम्फेटिक है, और इसका इम्फेटिक हुआ आई डू गो टू हाउस, यानी मैं घर जाता ही तो हूं। यहाँ भर पर जोर पड़ा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह इम्फेटिक सेंटेंस है। हम लोग जिस सेंटेंस के अंदर V1 और V5 का प्रयोग होता है, उस सेंटेंस का हम लोग इम्फेटिक बनाना सीख लिए। अब हम लोग V2 का प्रयोग होने वाले सेंटेंस का इम्फेटिक सीखेंगे। तो चौथा एग्जाम्पल में है, राम रोट ए लेटर। यहाँ पर रोट क्या है, दूसरा रूप है, राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट, यह दूसरा रूप है। जहां भी दूसरा रूप होता है तो डीड प्लस V1 पढ़ेंगे। इम्फेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, डीड प्लस V1। तो यहाँ पर राम रोट ए लेटर, तो इसके लिखेंगे राम रोट है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, दूसरा रूप है तो डीड और प्लस V1 यानी राइट। राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट। राइट पहला रूप है, रोट दूसरा रूप है, तो यहाँ दूसरा रूप है, इसलिए मैंने डीड प्लस राइट लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे ए लेटर। हाँ, और इसका हिंदी साधारण वाक्य का हिंदी क्या हुआ, राम पत्र लिख चुका, या राम पत्र लिखता था, या राम ने पत्र लिखा। तीनों तरह से हम हिंदी रहेगा, उसको हम पास्ट इंडिफिनिट का ही समझेंगे, यानी उसमें दूसरा रूप का ही प्रयोग होगा। कैसे, राम रोट ए लेटर, राम पत्र लिख चुका, या राम पत्र लिखता था, या राम ने पत्र लिखा। अब इसको हम
इम्फैटिक में कैसे समझेंगे हिंदी? राम पथ लिख चुका तो, या कहेंगे राम पथ लिखता ही तो था, राम पथ लिखता ही तो था। इसको हम दूसरा कैसे सब कहेंगे? राम पथ लिखता ही तो था। तो पांचवा एग्जांपल, दे एट ब्रेड, वे लोग रोटी खा चुके, या वे लोग रोटी खाए, या वे लोग रोटी खाते थे। हम किसी भी तरह का इसका हिंदी बोल सकते हैं। दे एट ब्रेड, वे लोग रोटी खा चुके, या ये लोग रोटी खाए, या ये लोग रोटी खाते थे। अब इसका एम्फैटिक क्या होगा? दूसरा रूप है यहाँ पर, तो दूसरा रूप है तो दे दूसरा रूप है, तो दूसरा रूप होगा तो हम डीड प्लस V1 लिख देंगे। तो एट का पहला रूप क्या होता है? ईट। तो डीड, और इसके बाद हम इसको लिख देंगे पहला रूप में एट, सॉरी दे डीड ईट। यहाँ है नॉन एम्फैटिक में क्या है? दे एट ब्रेड, यानी पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए दूसरा रूप लगा है वर्ब का। यहाँ पर दे और दूसरा रूप होने पर हम डीड प्लस V1 लिख देंगे, यानी दे डीड ईट ब्रेड। दे डीड एट ब्रेड। अब इसका हिंदी क्या हो गया? वे लोग रोटी खाए तो, हाँ अब इसको कहेंगे दे डीड ईट ब्रेड, वे लोग रोटी खाए तो, या वे लोग रोटी खाते ही तो थे, वे लोग रोटी खाते ही तो थे। आपका एम्फैटिक इसका बन गया। अब आइए छठवां सेंटेंस। छठवां सेंटेंस क्या है? ही वेंट टू पटना, ही वेंट टू पटना, वह पटना गया। ही वेंट टू पटना, वेंट दूसरा रूप है, किसका दूसरा रूप है? गो का। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे ही, दूसरा रूप है तो दूसरा रूप है तो डिड प्लस V1 लिखेंगे, यानी अब वेंट का पहला रूप गो। दे डिड गो टू पटना, यानी इसका हिंदी हुआ वह पटना गया तो, वह पटना गया तो। आपका ही वेंट टू पटना का एम्फैटिक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही डिड गो टू पटना। अब हम लोग हैव, हैज और हैड का एग्जांपल देखेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि हैव लिखा हुआ है। हैव जहां भी जिस सेंटेंस के अंदर रहेगा वहां डू प्लस V1, यानी V1 मतलब हैव। हैज है तो डज प्लस V1, यानी V1 का मतलब यहाँ हो जाएगा हैव। हैड है तो डिड प्लस V1, यानी V1 का मतलब हैव। जिस प्रकार V1, V2, V3, V4, V5 होता है, यानी गो V1, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, V5 गोज होता है, उसी प्रकार V1 में होता है हैव। V1 में क्या होता है? हैव। इसलिए हैव के जगह पर डू प्लस V1, यानी इस V1 को हम हैव भी कहते हैं। यहाँ हैड यानी दूसरा रूप है, यानी जहाँ हैड होगा यहाँ डिड प्लस V1, इसके बाद V1 में यानी हैव आ जाएगा। V1 में क्या हो जाएगा? हैव। हैड तीसरा रूप है, तो तीसरा रूप जिस सेंटेंस के अंदर होता है उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब जरूर रहता है, इसलिए वैसे सेंटेंस को एम्फैटिक नहीं बनाते हैं। इसके बाद चौथा रूप हैविंग होता है और पांचवा रूप हैज होता है। जहाँ पांचवा रूप हैज होगा तो डज प्लस V1 यानी हैव, यानी पहले रूप में चला जाता है। जिस प्रकार किसी भी प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट का हम एम्फैटिक बताए हैं तो उसमें वह क्रिया एम्फैटिक में पहले रूप में आ जाता है, यानी V1 में हो जाता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब दे हैव ए कार, उन लोगों के पास एक कार है, यानी अब हैव है तो हैव यानी डू प्लस V1 यानी हैव लिखेंगे। दे डू
हैव ए कार, यानी उन लोगों के पास कार है तो, उन लोगों के पास कार है तो, दे हैव ए कार, उन लोगों के पास एक कार है, साधारण वाक्य हुआ। इसके बाद एम्फैटिक हुआ इसका, दे डू हैव ए कार, यानी उन लोगों के पास कार है तो। 8वां सेंटेंस, द चिल्ड्रेन हैव बुक्स, बच्चों के पास पुस्तकें हैं, यानी इसका एम्फैटिक हो जाएगा द चिल्ड्रेन डू हैव बुक्स। द चिल्ड्रेन हैव बुक्स का एम्फैटिक द चिल्ड्रेन डू हैव बुक्स, यानी बच्चों के पास पुस्तकें हैं तो, बच्चों के पास पुस्तकें हैं तो, या बच्चों के पास ही तो पुस्तकें हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। सीता है जे पेन, सीता के पास कलम है, सीता के पास कलम है, सीता है जे पेन, सीता के पास कलम है। इसका बनाएंगे एम्फैटिक, सीता, जहां भी है वहां पर डज प्लस V1, यानी V1 यानी हैव हो जाएगा, यानी जब डज लगेगा तो यह हैज जो है आपका V1 में हो जाएगा, यानी हैज का V1 होता है हैव, यानी डज हैव ए पेन, यानी यहां हुआ सीता है जे पेन, सीता के पास कलम है, यहां हो जाएगा एम्फैटिक में सीता के पास कलम है तो, सीता के पास कलम है तो, या सीता के पास ही तो कलम है, दोनों सेंटेंस आपका हम एम्फैटिक ही कहेंगे। अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 10th एग्जांपल, ही हैज एन एलिफेंट, उसके पास हाथी है, तो यहाँ पर हैज है यानी डज प्लस V1, यानी V1 यानी हैव, यानी हैज है तो यहाँ पर V1 हो जाएगा इसके साथ हैव, यानी ही डज, जहां भी हैज होगा सेंटेंस के अंदर तो हम डज प्लस V1 यानी हैव लिख देंगे, डज हैव एन एलिफेंट, यानी उसके पास हाथी है तो, या उसके पास ही तो हाथी है, या कहेंगे उसके पास हाथी है तो। 11th सेंटेंस, दे हैड ए बिग हाउस, उन लोगों के पास एक बड़ा घर है, तो दे हैड ए बिग हाउस, जहां हैड होगा तो डिड प्लस V1, तो दे हैड क्या है, एक दूसरा रूप है, हैड क्या है, दूसरा रूप, ए है, तीसरा रूप नहीं कहा जाएगा, तीसरा रूप जहां भी होता है उसके पहले कोई ना कोई एक जल्दी भर पाता है अदर, अतः यहाँ पर हैड को हम दूसरा रूप समझेंगे, यानी डिड प्लस V1, यानी अब V1 यानी हैव हो जाएगा, यानी दे हैड ए बिग हाउस, यानी दे डिड के बाद हो जाएगा हैव, यानी हैड जहां भी रहेगा और हैड के बाद अगर नाउन आए या एडजेक्टिव आ जाए तो आपका हो जाएगा डिड प्लस V1 यानी हैव हो जाएगा, यानी दे डिड हैव ए बिग हाउस, दे डिड हैव ए बिग हाउस, यानी उन लोगों के पास ही तो बड़ा घर था, या कह सकते हैं उन लोगों के पास बड़ा घर था तो,
12 सेंटेंस, सी हैड ए हॉर्स, सी हैड ए हॉर्स, इसमें भी हैड है यानी हैड है यानी डिड प्लस V1 यानी हैव हो जाएगा, यानी सी डिड हैव, सी डिड हैव ए हॉर्स, उसके पास घोड़ा था तो, उसके पास घोड़ा था तो। अब आपका 12 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से भी शुरू होता है और एडवर्ब प्लस V1 से भी शुरू होता है। तो जो सेंटेंस डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है उसको हम एम्फैटिक नहीं बनाएंगे, वर्ब से शुरू होता है या एडवर्ब से शुरू होता है, जैसे उसी सेंटेंस को हम एम्फैटिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, राइट ए लेटर, पत्र लिखो या पत्र लिखें या पत्र लिखिए, राइट ए लेटर यहाँ V1 से शुरू हुआ है। दूसरा सेंटेंस, कम टू माई हाउस, ये V1 से शुरू हुआ है। तीसरा सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, कृपया उसकी सहायता करें या कृपया उसकी सहायता कीजिए, यहाँ प्लीज एडवर्ब है और प्लीज के बाद V1 है। ऐसे ही सेंटेंस को हम आपको एम्फैटिक बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है राइट ए लेटर यानी V1 है। इंपरेटिव सेंटेंस में V1 का ही शुरू में प्रयोग किया जाता है, तो V1 है तो हम V1 जहां रहेगा डू प्लस V1 लिख देंगे, यानी डू राइट ए लेटर, डू राइट ए लेटर। यहां अर्थ हुआ इसका पत्र जरूर लिखो, पत्र जरूर लिखो। पत्र जरूर लिखिए या पत्र अवश्य लिखिए या पत्र लिखो, पत्र जरूर लिखो, पत्र जरूर लिखिए, पत्र जरूर लिखें। आप किसी भी तरह के हिंदी कह सकते हैं, इस पर जोर पड़ रहा है, पत्र जरूर लिखो, इस क्रिया पर जोर पड़ रहा है। अतः यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होता है, तो V1 के पहले हमने क्या लिखा, डू। दूसरा सेंटेंस, कम टू माई हाउस, यानी यहां भी V1 है, तो इसके पहले में हम लिख देंगे डू कम टू माई हाउस, मेरे घर जरूर आओ, मेरे घर जरूर आओ, मेरे घर जरूर आओ, या कहिए कि मेरे घर जरूर आइए, दोनों कह सकते हैं। मेरे घर जरूर आओ या मेरे घर जरूर आइए या मेरे घर अवश्य आइए या मेरे घर अवश्य आए, यह एम्फैटिक हो गया आपका। तीसरा सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, जब भी एडवर्ब प्लस V1 से शुरू होता है तो एडवर्ब को पहले लिखते हैं, इसके बाद हम डू प्लस V1 लिखते हैं, यानी प्लीज एडवर्ब है, यहाँ लिखेंगे प्लीज, इसके बाद हम लिखेंगे डू, तब इसके बाद लिख देंगे हेल्प हर, प्लीज हेल्प हर, इसका एम्फैटिक हुआ प्लीज डू हेल्प हर, यानी उसकी सहायता अवश्य करें, उसकी सहायता जरूर करें। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हम बहुत, जब किसी भी सेंटेंस पर जोर देना होता है तब हम ऐसे लिखते हैं। यानी अगर आप किसी अपने दोस्त को अपने जन्म दिवस पर बुलाना चाहते हैं तो आप जरूर लिखेंगे नीचे उस लेटर के अंदर कि डू कम टू माई हाउस टू अटेंड माई बर्थडे, माई बर्थडे पार्टी या बर्थडे। तो यहाँ पर उसी तरह प्लीज हेल्प हर, प्लीज डू हेल्प हर। अब हम लोग फ्यूचर टेंस का एम्फैटिक पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं फ्यूचर टेंस के वीडियो में बता चुका हूँ कि सामान्य बातों का बोध होने पर हम आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हूँ मैं, उसको नॉन एम्फैटिक कहा जाएगा, आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी तरह के सब्जेक्ट होते हैं, चाहे ही, सी, इट, दे, यू,
और नाउन हो तो हम उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी सेंटेंस में जब हम उसको एम्फेटिक में बदलेंगे, यानी एम्फेटिक जब बनाएंगे, यानी उस सेंटेंस में क्रिया पर अगर जोर पड़ता है तब उस सेंटेंस को हम कहते हैं एम्फेटिक, यानी आई वी के साथ विल का प्रयोग। यानी सामान्य बातों का बोध होता है तो आई वी के साथ सर, तो इसे एम्फेटिक में आई वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और बाकी तरह के सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट, दे, यू, और नाउन होता है तो उसके साथ अगर विल होता है तो एम्फेटिक में उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इस प्रकार है। पहला एग्जाम्पल नॉन एम्फेटिक में आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। इसका एम्फेटिक क्या होगा? आई विल राइट ए लेटर। आई विल राइट ए लेटर यानी मैं पत्र जरूर लिखूंगा, या मैं पत्र अवश्य लिखूंगा। यहाँ क्रिया पर जोर पड़ रहा है, मैं पत्र अवश्य लिखूंगा, इस पर जोर पड़ रहा है, अतः इसको हम कहेंगे कि यह एम्फेटिक है। यानी आई विल राइट ए लेटर, मैं पत्र जरूर लिखूंगा। दूसरा सेंटेंस वी शैल गो टू दिल्ली, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी शैल गो टू दिल्ली, हम लोग दिल्ली जाएंगे, तो हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। इसका एम्फेटिक क्या हो जाएगा? हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। यानी वी के साथ यहाँ पर सामान्य बातों का बोध होने पर शैल का प्रयोग हुआ है, तो हम वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। कब? जब एम्फेटिक में चेंज करेंगे तब। तो वी विल गो टू दिल्ली, वी विल गो टू दिल्ली, यानी हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे। हम लोग दिल्ली अवश्य जाएंगे या हम लोग दिल्ली जरूर जाएंगे। ही विल हेल्प मी, ही के साथ आई विल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आई वी के छोड़कर सामान्य बातों का बोध होता है, तो आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल लगता है। और एम्फेटिक में आई वी को छोड़कर बाकी सभी सेंटेंस के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ सामान्य बातों का बोध हुआ है। ही विल हेल्प मी, इस पर किसी बार पर जोर नहीं पड़ा है। वह मेरी सहायता करेगा, वह मेरी सहायता अवश्य करेगा, या वह मेरी सहायता जरूर करेगा, वह मेरी सहायता बिल्कुल करेगा। किसी भी तरह का हिंदी कह सकते हैं, क्रिया पर जोर पड़ना चाहिए। तो इसलिए ही शैल हेल्प मी, ही शैल हेल्प मी, यानी वह मेरी सहायता अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। अब आशा करता हूं कि आप लोग एम्फेटिक सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। विश यू ऑल द बेस्ट।